नमस्कार। आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। लास्ट क्लास हमने देखा था कि जो प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा था, में हमने कहाँ तक पढ़ा था। शुंग साम्राज्य को हम पढ़ रहे थे। मौर्योत्तर काल के उदय के बाद हम देखे थे कि मौर्योत्तर काल के उदय में सबसे पहला जो आया था वो था शुंग साम्राज्य। क्या आया था? शुंग साम्राज्य। शुंग साम्राज्य को हमने देखा था कि कैसे पुष्यमित्र शुंग ने सत्ता परिवर्तन किया, सैनिक विद्रोह करके सत्ता का एक तरीके से इसने परिवर्तन किया। प्राचीन भारतीय इतिहास में या भारतीय इतिहास में देखा जाए तो सबसे पहला सैन्य परिवर्तन था। सैन्य कार्यवाही के द्वारा सत्ता परिवर्तन था एक तरीके से। क्यों? क्योंकि कोई भी सेनापति अपने राजा के खिलाफ प्राचीन भारत में अब तक विद्रोह नहीं किया था। ये एकमात्र जो सेनापति था मौर्य साम्राज्य का, इसने सेना को संगठित किया और सेना को मोटिवेट किया एक तरीके से कहें कि, और जो सत्ता थी, साम्राज्य थी, उस साम्राज्य के खिलाफ इसने क्या किया? विद्रोह कर दिया। तो विद्रोह करके मौर्य साम्राज्य को क्या किया? खत्म किया और शुंग साम्राज्य की नींव डाली। ठीक। पुष्यमित्र शुंग को माना जाता था, हमने ये देखा कि वो एक अ, ब्राह्मण धर्म का उत्थान करने वाला, वैदिक धर्म का उत्थान करने वाला और अन्य धर्मों का पतन करने वाला था। हालांकि इसमें एक डिबेट भी है कि अगर पुष्यमित्र शुंग इतना ही क्रूर और धार्मिक कट्टर होता तो क्या वह सांची जैसे स्तूप और बरहुत जैसे स्तूप को बनने में, जो कि बौद्ध स्तूप थे, उनको संरक्षण देता। हाँ, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उसने कलाओं, स्थापत्य कला, मूर्ति कला का विरोध न करते हुए उनको संरक्षण, स्थापत्य को परिश्रय दिया, लेकिन जो धार्मिक उत्थान था उसको उसने कम किया। ये एक सही पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है पुष्यमित्र शुंग को लेके। ठीक है। हालांकि रील में और अन्य छोटे छोटे फालतू जगहों पे आपको यही देखने को मिलेगा कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मणों का उत्थान करने वाला और अन्य धर्मों का पतन करने वाला एक क्रूर सैन्य प्रशासक था। सैन्य प्रशासक, न कि कोई राजा। ठीक। राजा वंशानुगत होता है। सैन्य सत्ता का स्थानांतरण करके जो प्रशासन को स्थापित करे उसे कहते हैं सैन्य प्रशासक। इसके जो बेटे होंगे वो क्या होंगे? राजा। हालांकि राजा बना, लेकिन ये सैन्य प्रशासक वाला राजा बना, न कि वंशानुगत वाला राजा। ठीक। ये एक सैनिक था। ठीक। वंशानुगत रूप से कोई राजा नहीं था। ये एक सैन्य प्रशासक था। भारत में प्रथम सैन्य प्रशासकों में सबसे पहले कौन आएगा? पुष्यमित्र शुंग आएगा। ये भी एक पॉइंट है, आपको देखने की जरूरत है। हमने ये भी देखा कि इसके जो कालखंड में धार्मिक संरचना थी, व्यापारिक गतिविधियां थी, वो किससे किससे संबंधित थी? व्यापारिक संबंध मुख्य रूप से अब राजनयिक संबंधों पर स्थापित हो गई थी। पुष्यमित्र शुंग के बेटे सबसे पहला अग्निमित्र ने कहाँ पे प्रशासक, कहाँ का राजकुमार और प्रशासक नियुक्त हुआ था? विदिशा का। विदिशा के सटे ही विदर्भ, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र का क्षेत्र है, थोड़ा बहुत प्राचीन में आप देखेंगे तो विदर्भ जो आज भी वर्तमान में महाराष्ट्र और गुजरात का जो कपास उत्पादित वाला थोड़ा बहुत क्षेत्र, उसी को हम विदर्भ कहते हैं। जो नागपुर से ऊपर जाएंगे थोड़ा सा उत्तर पश्चिम में, और गुजरात के हिस्से से देखें तो नीचे की तरफ दक्षिण और पूरब के हिस्से में, ठीक, वो वाला क्षेत्र मिला के क्या बना था? विदर्भ। और आज भी उसको विदर्भ ही कहते हैं। ठीक। तो उस हिस्से पे इसने आक्रमण करके क्या किया? विदर्भ को जीता और कहीं न कहीं अपनी उत्तरी पश्चिमी सीमा और दक्षिणी सीमा को सुरक्षित किया। दक्षिण में किससे सुरक्षित किया? सातवाहनों से। हम देखेंगे कि सातवाहनों का क्या प्रभाव था आगे वाली क्लास में। और उत्तर पश्चिम में किससे बचाया इसने? हिंद यमन यानी कि यूनानियों से इसने भारत की सुरक्षा की। और इसका जो क्षेत्र था किसका? तुंग का। वो कहाँ कहाँ था? मध्य भारत यानी कि मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में, उत्तर भारत यानी कि गंगा घाटी और बिहार के क्षेत्रों में। ठीक। कुछ कुछ जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र था वहां भी कहीं न कहीं पे शुंग साम्राज्य का थोड़ा बहुत विस्तार था। दक्षिण में नहीं था, पूरब में पूरी तरीके से कट गया था। अब जो मौर्य साम्राज्य की नींव दक्षिण में कर्नाटक से लेके पूरब में आपको बांग्लादेश की सीमा, और अ, उत्तर में जाएंगे तो जम्मू कश्मीर, और उत्तर पश्चिम में जाएंगे तो ईरान की सीमा से जो साझा करती, तो वो अब अखंड भारत नहीं रह गया। ठीक। अब एक छोटे से साम्राज्य के रूप में
टूट चुका था। जो अब ये मौर्य साम्राज्य था वो कई टुकड़ों में टूट चुका था। उत्तर पश्चिम की सीमा में यूनानियों का एक तरीके से कब्जा हो चुका था, सुंग मध्य भारत और उत्तर भारत में सुंग का, दक्षिण में आप देखेंगे तो सातवाहनों का, वाकाटक का, ठीक इन प्रकार के छोटे छोटे शासकों में टूट चुका था, जिनको कहते हैं क्षेत्रीय साम्राज्य का उदय और विदेशियों का आक्रमण के लिए एक खालीपन मिल चुका था। ठीक, मौर्य ने सत्ता को सुरक्षित रखी थी। ठीक, ये माना जाता है। अब जो एक और था कि हिंद यूनानियों के साथ संबंध स्थापित करने वाला राजा कौन था पुष्यमित्र शुंग, यानी शुंग के साम्राज्य का, तो उसका वो था भागभद्र। ये भी हमने देखा। वसुमित्र ये भी एक अच्छा खासा प्रशासक था। ठीक, अब जो इनकी व्यापारिक गतिविधियां थी वो वस्तु विनिमय के साथ साथ मुद्रा विनिमय, मुद्रा में कई प्रकार के आ गए थे, जैसे ताम्र मुद्रा। हमने मौर्य काल तक देखा था पंचमार्क सिक्के, पंचमार्क सिक्के चलते थे, लेकिन अब यहाँ ताम्र मुद्रा, पंचमार्क मुद्रा लिख लेते हैं। पंचमार्क मुद्रा ये कब की थी? मौर्य काल तक। लेकिन मौर्योत्तर काल में क्या हुआ? ताम्र मुद्राएं आने लगी। पंचमार्क सिक्कों से के साथ साथ मौर्य काल में क्या क्या और क्या चल रहा था? और चल रहा था वस्तु विनिमय प्रणाली। हालांकि वस्तु विनिमय प्रणाली मौर्य काल, मौर्योत्तर काल में भी प्रचलित थी, लेकिन उसके साथ साथ दो प्रकार के सिक्के आ गए। कौन कौन से? ये पंचमार्क सिक्के और ताम्र मुद्रा। ये मौर्योत्तर काल की जानकारी का हमको देने लग के एक तरीके से स्रोत है। पुष्यमित्र शुंग या शुंग डायनेस्टी के बारे जानकारी के बारे में जो स्रोत प्रमुख रूप से वो रहे हैं, कौन कौन से रहे हैं? सबसे पहला अयोध्या अभिलेख, दूसरा था हेलियोडोरियस का अभिलेख, हेलियोडोरस अभिलेख। हेलियोडोरस को भागवत धर्म का उपासक माना जाता है। इसको हेलियोडोरस को। ठीक, और एक और है इनकी जानकारी का स्रोत, वो है अयोध्या अभिलेख। हमको जो क्लास आज शुरू करनी थी वो कहाँ से शुरू करनी थी? मुद्रा प्रणाली के बाद हमने देखा था इनकी सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था। हमने थोड़ा सा परिचय लिया, अब हम शुरू कर देंगे शुंग समाज की, शुंग साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। शुंग काल में वर्ण व्यवस्था अत्यधिक मजबूत हुई। वर्ण व्यवस्था अब क्या हुई? अत्यधिक मजबूत हो गई। ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ा, वैदिक अनुष्ठानों को पुनः प्रतिष्ठा मिली। जो मौर्य काल में कर्मकांडों का विरोध चल रहा था, अब पुनः क्या होगा? स्थापित होगा। समाज पितृसत्तात्मक था, परिवार का प्रमुख पुरुष होता था, ये तो शुरू से था, किंतु कला, संगीत और नाट्य परंपरा का भी विकास हुआ। इसमें एक अच्छी बात यह रही कि कला का विकास रुका नहीं, कला का विकास निरंतर चलता रहा। अब नए प्रकार के संगीतों का विकास और नाट्य परंपरा का भी विकास शुरू हो गया। धर्म और संस्कृति कैसी? शुंग काल में वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ, यज्ञों का आयोजन बढ़ा, अश्वमेध जैसे वैदिक अनुष्ठान पुनः प्रारंभ हुए। किंतु इसके साथ साथ बौद्ध कला, वैष्णव धर्म, स्थानीय धार्मिक परंपराएं भी विकसित होती रहीं। स्थानीय धार्मिक परंपराओं में जो हम अपने यहाँ देवी, पितृदेवी, इन सब प्रकार की पूजाएं करते हैं, ठीक है, अपने सबके घर के देवता होते हैं उनकी पूजा करना, ये सब क्षेत्रीय स्थानीय धर्म धार्मिक परंपराओं में और भी आ सकते हैं। जैसे अभी हम देखें तो पूर्वी भारत और पश्चिमी, सॉरी, पूर्वी उत्तर प्रदेश और यूपी में ही समझ लें, तो पूर्वी यूपी में वैवाहिक परंपरा अलग तरीके से है और पश्चिमी यूपी में वैवाहिक परंपरा अलग तरीके से। वहीं बंगाल में वैवाहिक परंपरा अलग प्रकार से और महाराष्ट्र में वैवाहिक परंपरा अलग प्रकार से है। दक्षिण भारत में वैवाहिक परंपराएं अलग प्रकार से हैं, वो भी धार्मिक ही हैं, लेकिन ये धार्मिक परंपराएं क्या क्या हैं? अलग अलग प्रकार से हैं। ठीक, इस प्रकार यह कला धार्मिक संघर्ष से अधिक धार्मिक सह अस्तित्व और पुनर्गठन का काल माना जाता है। हालांकि कई लोग इसको धार्मिक कट्टरता का भी काल मानते हैं, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्यों से ये क्या गलत सिद्ध होता है? पुरातात्विक साक्ष्य ये बताते हैं कि यह एक धार्मिक सहिष्णुता का काल
और यह सह-अस्तित्व और पुनर्गठन का काल था। पुनर्गठन का क्योंकि बैफरा धर्म का पूरा उत्थान हुआ। तुंग कला, तुंग कला ये देखिए तांबे की है, ये पत्थर की है, ये भी पत्थर पे नक्काशी की गई। तुंग राष्ट्रीय वैकन आर्ट एंड कल्चर ऑफ एंशियंट इंडिया, निशांत वर्मा से मैंने ये कॉपी पेस्ट किया है। इनकी बुक का ये फ्रेम था कि इन्होंने बताया था कि ये रिसर्च, इनके रिसर्च में से ताम्र ये बनी है, ये पत्थर पे काट के बनाई गई है और ये भी पत्थर पे काट के बनाई गई है। तो उस कालखंड में आज के लगभग 2500 साल पहले देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से 2200 से 2300 साल पहले तो क्या था, इस प्रकार की कलाकृतियां पहले ही निर्मित कर दी गई थी। तुंग कला भारतीय मूर्तिकला और स्थापत्य के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्यंत महत्वपूर्ण, अगर स्थापत्य के हिसाब से देखें तो भरहूत और सांची की कला में कथ्यात्मक दृश्य, जातक कथाएं, लोक जीवन और वृक्ष पूजा का प्रतीक मिलता है। प्रतीकात्मक बुद्ध प्रतिमा देखने को मिलती है। इस काल में बुद्ध को मानव रूप में नहीं दिखाया जाता था, उन्हें प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता था, पदचिन्ह, धर्म चक्र, बोधि वृक्ष आदि के माध्यम से। शुंग वंश का ऐतिहासिक महत्व। शुंग वंश ने मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत को पुनः संगठित किया। इस वंश ने विदेशी आक्रमण का प्रतिरोध किया, वैदिक परंपरा को पुनर्जीवित किया, संस्कृत यानी कि संस्कृत संस्कृति को संरक्षण दिया, संस्कृत संस्कृति को संरक्षण दिया। ध्यान रखना कि संस्कृत संस्कृति को संरक्षण दिया। मौर्य काल में क्या था, पाली चल रही थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, संस्कृत ये भाषा की बात कर रहे हैं, इस वाले कल्चर को पूरा इन्होंने जीवित किया और संरक्षण दिया। कला और स्थापत्य को विकसित किया तथा भारतीय राजनीति को क्षेत्रीय स्वरूप प्रदान किया। क्षेत्रीय स्वरूप प्रदान किया क्योंकि मौर्य साम्राज्य के समय कोई भी छोटे छोटे राज्य गठित नहीं हो पा रहे थे, लेकिन इनके समय में क्या हुआ, अब नए छोटे राज्य गठित हो गए। इन्होंने पूरी तरीके से कब्जा नहीं किया या इनकी इतनी सैन्य क्षमता नहीं बन पाई कि इन्होंने अन्य जो आसपास के छोटे क्षेत्र थे उनको उन पे आक्रमण करके उनको शुंग साम्राज्य में मिला सके। यदि मौर्य काल को केंद्रीकृत साम्राज्य का प्रतीक है तो शुंग काल क्षेत्रीय शक्तियों और सांस्कृतिक पुनर्गठन का प्रतीक माना जा सकता है। शुंग वंश का पतन, ये क्लास शुंग वंश का पतन हमको देखना है। क्या क्या कारण हो सकते हैं आपके हिसाब से शुंग वंश के पतन के, ये बात थोड़ा सोचिए समझिए फिर कमेंट करिए कि शुंग वंश के पतन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। शुंग वंश का शासन लगभग 185 ईसा पूर्व से, ठीक है, ईसा पूर्व तक चला। पुष्यमित्र शुंग के समय यह 185 से 73 BC, लगभग 100 साल। अत्यंत शक्तिशाली था, परंतु उसकी मृत्यु के बाद धीरे धीरे केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई। जब तक पुष्यमित्र शुंग जीवित था उसके बाद तक कुछ सालों तक शुंग सत्ता क्या थी, अत्यधिक मजबूत थी, लेकिन उसके मृत्यु के बाद कुछ सालों के बाद क्या होगा, ये केंद्रीकृत सत्ता धीरे धीरे क्या होती गई, कमजोर होती गई। अंतिम शासक देवभूत के समय तक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उसका अपना मंत्री ही उसकी हत्या कर सत्ता पर अधिकार करने में सफल हो गया। सेम पुष्यमित्र शुंग ने किया था। मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या करके क्या किया था, शुंग वंश की नींव रखी थी। लेकिन इसका अब यही सेम उल्टा हुआ किसके साथ, शुंग के साथ, कि शुंग साम्राज्य का जो अंतिम शासक देवभूत था वो इतना कमजोर था कि उसके ही मंत्री ने, पुष्यमित्र शुंग क्या था, सेनापति था, और यहाँ क्या है, ये मंत्री है, हत्या कर सत्ता पर अधिकार करने में सफल हो गया। किंतु यह समझना आवश्यक है कि किसी भी साम्राज्य का पतन केवल एक व्यक्ति की कमजोरी से नहीं होता। देवभूत केवल अंतिम कड़ी था, वास्तविक पतन की प्रक्रिया इससे कई दशक पहले आरंभ हो चुकी थी। शक्तिशाली संस्थापक के बाद निर्बल उत्तराधिकारी। मौर्य साम्राज्य में हमने देखा कि जो इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त, मौर्य साम्राज्य में हमने देखा जो इसके शासक प्रशासक थे चंद्रगुप्त,
उसके उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक, ये इतने शक्तिशाली थे कि यानी कि संस्थापक शक्तिशाली था, उसके बाद ये शक्तिशाली होते गए। तो क्या हुआ कि सत्ता धीरे धीरे कहीं ना कहीं 200 सालों तक जीवित रही, 250 सालों तक चलता रहा। लेकिन शुंग में केवल एक शासक ही इतना मजबूत था, पुष्यमित्र शुंग, जो इसका संस्थापक था। हालांकि ये भी माना जाता है इतिहास से लेकर और अब तक कि जो सैन्य प्रक्रिया के द्वारा सत्ता स्थापित की जाती है वो बहुत लंबे अरसों तक नहीं चल सकती। ठीक है, एक समय के बाद कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे उसी तरीके से खत्म होती है जिस तरीके से ये ऊपर चढ़ती है। मौर्य साम्राज्य के अवशेषों को संगठित किया, यवनों का प्रतिरोध किया, विदर्भ को पराजित किया, अश्वमेध यह कर अपनी सार्वभौमिकता स्थापित, किंतु उसके बाद अब आने वाले अधिकांश शासकों में वही क्षमता नहीं थी। पुष्यमित्र शुंग ने जो जो किया था ये सभी काम, उसने अपनी सैन्य शक्ति को इतना मजबूत किया था, लेकिन के जो उत्तराधिकारी थे वो इतने निर्बल, इतने कमजोर थे कि इन सारी परंपराओं को पुनः तरीके से स्थापित नहीं कर पाए, या भारत की जो बाह्य आक्रमण से सुरक्षा नहीं कर पाए, क्षेत्रीय जो विरोध हो रहा था उसको, उसका दमन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये जो शक्तिशाली साम्राज्य था या इसके शक्तिशाली संस्थापक के द्वारा रखी गई साम्राज्य की नीति कहीं ना कहीं डिक्लाइन करती चली गई, पतन की ओर चली गई। अग्निमित्र के बाद शासकों की एक लंबी श्रृंखला थी, जैसे वसुजस वसु वसुजश्रेष्ठ, वसुमित्र, आंद्रक, पुलिंदक, घोष, वज्रमित्र, बागभद्र और देवभूति। अग्निमित्र पुष्यमित्र का बेटा था, जो राजकुमार था, कहाँ का, विदिशा का। ये शक्तिशाली था, इस यहाँ तक सत्ता अच्छी से चलती रही। लेकिन इसके बाद हम देखेंगे कि हमने ये भी देखा था कि जो भागभद्र था, इसने यवनों से युद्ध न करके राजनयिक संबंध स्थापित किया था। ठीक है, इनमें से अधिकांश के विषय में ऐतिहासिक स्रोत अत्यल्प जानकारी दी। हालांकि कुछ रूप से भागभद्र के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है हमको, हेलियोडोरस अभिलेख, स्तंभ से जानकारी मिलती है। इन सब के बारे में कहीं ना कहीं हमको अश्वमेध यज्ञ या फिर अयोध्या अभिलेख के बारे में से जानकारी मिल जाती है, लेकिन अन्य के बारे में जानकारी बहुत ही कम देखने को मिलती है। इनमें से अधिकांश के विषय में ऐतिहासिक स्रोत अत्यंत कम जानकारी देते हैं। इतिहास में किसी राजवंश के शासकों के विषय में जानकारी का अभाव अक्सर इस बात का संकेत होता है कि वे राजनीतिक दृष्टि से अत्यधिक प्रभावशाली नहीं थे। फलस्वरूप केंद्रीय शासन धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी के लिए हमारे पास 84,000, ऐसा माना जाता है कि 84,000 अभिलेख या स्तंभों का निर्माण करवाया था। अशोक के 13 अभिलेख जो प्रमुख रूप से राज्य के कोने कोने में स्थापित किए गए थे, इसके लिए पब्लिक कम्युनिकेशन एंड पब्लिक आदेश को जारी करके लोगों में पहुंचाने के लिए। इस प्रकार से पुराणों में, बौद्ध धर्म के ग्रंथों में, जैन धर्म के ग्रंथों में बौद्ध मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, लेकिन उस और जो ये शुंग साम्राज्य, इसके बारे में जानकारी के अभाव कम है। पुराणों में हालांकि देखने को मिलते हैं, लेकिन और जगहों पे ये देखने को हमको कम मिलता है। साम्राज्य का अत्यधिक विकेंद्रीकरण। मौर्य सत्ता का क्यों पतन हुआ? क्योंकि वो अत्यधिक केंद्रीकरण की तरफ थी। इसका पतन क्यों हुआ? क्योंकि ये अत्यधिक विकेंद्रीकरण की तरफ थी। मौर्य साम्राज्य की सबसे बड़ी विशेषता थी केंद्रीकृत शासन व्यवस्था। समस्त प्रशासन सम्राट के नियंत्रण में था, किंतु शुंग काल तक आते आते प्रांतीय अधिकारियों और स्थानीय शासकों की शक्तियां बढ़ने लगी। विदिशा, कौशाम्बी, अयोध्या तथा अन्य क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन को अधिक सहायता प्राप्त हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रांत धीरे धीरे स्वतंत्र प्रवृत्ति अपनाने लगे, जबकि केंद्र कमजोर पड़ता गया और प्रांतीय शक्तियां अपने हितों को प्राथमिकता देने लगी, जिससे साम्राज्य की एकता कमजोर हुई। इस पूरे सारा सेंटेंस का क्या कहने का मतलब यह है कि जब मौर्य का काल था, उसमें केंद्र में राजा के पास शक्ति होती थी। ठीक है, जो राजकुमार या जो भी अधिकारी या जो भी गवर्नर प्रांतों में नियुक्त किए जाते थे, उनको सीमित सत्ता या सीमित शक्तियां दी जाती थी। ठीक है, और उनको नियंत्रित किया जाता था किसके माध्यम से? गुप्तचरों के माध्यम से, खुफिया विभागों के माध्यम से, ठीक, अन्य छोटे छोटे अधिकारियों के माध्यम से, जो केंद्र द्वारा नियुक्त किए जाते थे। कहाँ पे? प्रांतों में।
कि कौन शक्तियां उनको देता था, अधिकारियों को? राज्य राजा देता था डायरेक्ट शक्तियां, किसको? उन अधिकारियों को जो गवर्नरों पे या राज्य के अन्य जो छोटे छोटे प्रशासक हैं, उन पे नियंत्रण के लिए उनकी जासूसी भी करवाई जाती थी, जिससे ये कोई विद्रोह ना कर पाए या किसी अन्य क्षेत्र, दो राज्य आपस में मिलके केंद्र के खिलाफ सत्ता का परिवर्तन करने की कोशिश ना करें। लेकिन सुंग काल में ये सब क्या चीजें, प्रक्रिया नहीं अपनाई गई और ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं कमजोर हो गए। और सुंग ने स्वयं सोचा कि जब मौर्य साम्राज्य इतना केंद्रीकृत था, जब उसका पतन हो सकता है तो हम थोड़ा सा विकेंद्रीकरण की तरफ चलते हैं, लोगों को खुश करते हैं, प्रांतों की जानकारी, प्रांतों के जो गवर्नर अधिकारी हैं उनको, राजकुमार हैं उनको अत्यधिक शक्ति देते हैं, जिससे हो सकता है वो बाह्य सीमा से सुरक्षित तो कर लें। लेकिन सुंग साम्राज्य ये भूल गया कि अगर एक बार जिसको सत्ता का लोभ लग जाता है या शक्ति का लोभ लग जाता है, वो कहीं ना कहीं और शक्ति की लालच में हमें ही मारने की कोशिश करता है। और यही हुआ कि केंद्रिक जो राजा था, उसी का ही लास्ट में क्या कर दिया जाता है, वध करके एक नए साम्राज्य की नींव रख दी जाती है। निरंतर विदेशी दबाव। मौर्यों में यह था कि उन्होंने विदेशी दबाव को रोक रखा था, लेकिन शुंग साम्राज्य क्षेत्रीय साम्राज्य था, जिसकी वजह से इन्होंने विदेशी शक्तियों को उस लेवल से नहीं रोक पाया। ठीक। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर पश्चिम भारत में विदेशी शक्तियां सक्रिय हो चुकी थी, जैसे विशेष रूप से यमन यानी कि इंडो यूनानी, तक और पार्थियन लगातार भारतीय सीमाओं पर दबाव बनाते रहे। उत्तर पश्चिमी भारत में क्या किया, इन सभी आक्रमणकारियों ने धीरे, एक बार कोई हमला करेगा रोक लेगा, दो बार कोई हमला करेगा रोक लेगा, अगर हमारी सैन्य शक्ति इतनी मजबूत नहीं है, ठीक है, तो क्या करेगा, रोक लेगा। वही स्वाभाविक, सॉरी, हम हार जाएंगे, लेकिन अगर हमारी सत्ता क्या है, बहुत मजबूत है, तो हम क्या करेंगे, हम जीत सकते हैं। हमने देखा कि बाघभद्र ने इन सभी लोगों से क्या किया, मुख्यतः इंडो यूनानी से, कि इनसे आक्रमण या इनको बाहर खदेड़ने की बजाय क्या किया, राजनयिक संबंध स्थापित किए। ठीक है। लगातार भारतीय सीमाओं पर दबाव बनाया इन लोगों ने। हमने देखा कि ये पुष्यमित्र, शुंग और वसुमित्र जैसे शासकों ने इनका प्रतिरोध किया, किंतु के बाद के शासक इतने प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुए, ठीक है, जो इन सीमाओं की रक्षा पर नियंत्रण व्यय नहीं हुए, जो कह सके उनकी सैन्य क्षमता या उनकी इच्छा शक्ति इतनी नहीं थी कि वो इंडो यूनानी या अन्य लोगों से, विदेशी आक्रमणों से भारत की सीमा की रक्षा कर सके, जिसकी वजह से सीमाओं की रक्षा पर नियंत्रित व्यय होने लगा। सैन्य शक्ति का बड़ा भाग सीमांत क्षेत्रों में व्यस्त होने लगा, से आंतरिक प्रशासन प्रभावित हुआ। स्वाभाविक सी बात है कि अगर हमारे, हम क्या करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे, ठीक, युद्ध मान लेते हैं 2 साल 4 साल 5 साल में एक बार हुआ, लेकिन सैन्य व्यय क्या होता, लगातार हर साल चलता रहेगा। हम पाकिस्तान से अभी वर्तमान में अगर हम पाकिस्तान या बांग्लादेश से युद्ध करके उनको खत्म कर दें, तो हमारी सीमा क्या हो जाएगी, सीमा पे खर्चा ही खत्म हो जाएगा। वो जो सैन्य शक्ति के लिए, सैन्य सुरक्षा के लिए, सीमा सुरक्षा के लिए हमारी खर्चे होते हैं, वो लगभग लगभग खत्म हो जाएंगे। अब वही सीमा की सुरक्षा हम किससे कर सकते हैं, पूरी तरीके से एक देश से कर सकते हैं, चीन से। तो कहीं ना कहीं ये जो व्यय है वो भारतीय शक्ति को क्या कर रही है, कमजोर कर रही है। उसी तरीके से इस काल में भी भारतीय शक्तियों को कमजोर करने लगा सैन्य व्यय। विशाल अस्थायी सेना का आर्थिक बोझ, वही है, उस समय तो सुंग स्वयं सेनापति रह चुका था। इस कारण इसने सेना को अत्यधिक महत्व दिया। सेना में पैदल, अश्वरोही, रथ और हाथी यानी कि गजदल सभी सम्मिलित थे। इतनी बड़ी सेना का रखरखाव अत्यधिक खर्चीला होता है, स्वाभाविक सी बात है, या उस समय भी खर्चीला था और आज भी खर्चीला है। सैनिकों का वेतन, हथियार, घोड़ों और हाथियों की देखभाल तथा सीमाओं की सुरक्षा पर बहुत धन खर्च होता था। जब साम्राज्य का विस्तार रुक गया, तो नए क्षेत्रों में से आय नहीं बढ़ी, जबकि सैन्य व्यय लगातार बढ़ रहा था, जिससे राजकोष पर दबाव पड़ा।
हमने देखा कि मौर्य साम्राज्य के पतन का एक ये भी महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि मौर्यों ने क्या किया था, कई सालों से युद्ध नहीं किया, आक्रमण नहीं किया, क्षेत्र का विस्तार हो नहीं रहा है। अब उसी क्षेत्र में उतनी बड़ी सेना का हमको क्या करना है, रख रखाव करना है, सभी को वेतन देना है, और आय का साधन सीमित और खर्चे हमारे उतने ही हैं जितने हमारे हर साल थे। जिस और मान लेते हैं कि 20 सालों तक हमने सैन्य शक्ति इतनी बड़ी रखी, जिसका हमने उपयोग किया अन्य क्षेत्रों पे कब्जा करने के लिए, उनसे विद्रोह को शांत करने के लिए। तो जिससे क्या हुआ कि जिन क्षेत्रों पे कब्जा किए वहाँ की संसाधनों का हमने प्रयोग तो किया ना, जिससे हमारे ऊपर आर्थिक दबाव बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाया। लेकिन अब उतनी सेना का रख रखाव करने के बाद ये हो गया कि एक तरीके से हम उनका वेतन, अन्य चीज़ों को समझना, अन्य सैनिक खर्चे हम नहीं दे पाए, जिसकी वजह से क्या होगा, सैन्य शक्ति कमजोर होती है और सैन्य कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने में ही विद्रोह करना शुरू कर देंगे और आंतरिक अशांति उत्पन्न हो जाएगी। प्रशासनिक भ्रष्टाचार और दरबारी षड्यंत्र, जैसे जैसे केंद्रीय सत्ता कमजोर होती गई, दरबार में मंत्री और उच्च अधिकारियों का प्रभाव बढ़ने लगा। स्वाभाविक सी बात है, अगर हमारा राजा कमजोर हो जाए तो हम क्या करेंगे, हम भी सत्ता के लोभ में क्या करेंगे, कहीं ना कहीं गुटबंदी करेंगे, षड्यंत्र करेंगे कि इस राजा को हटाओ और किसी मजबूत राजा को सत्ता में लेके आओ। यह स्थिति लगभग हर कमजोर राजवंश में दिखाई देती है। जब राजा शक्तिशाली होता है तो मंत्री उसके अधीन रहते हैं। वर्तमान में देख लीजिए कि अगर मोदी शक्तिशाली न होती तो सारे मंत्री इतने दब के उनके साथ नहीं रहते। ठीक है, मोदी शक्तिशाली है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि सत्ता का केंद्रीकरण एकदम पूरी तरीके से एक व्यक्ति के हाथ में, और वो है नरेंद्र मोदी, वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जो है। किंतु जब राजा निर्बल होता है तो मंत्री वास्तविक सत्ता अपने हाथ में लेने लगते हैं। ये भूत के समय सही हुआ है, और यही हम देखेंगे, कांग्रेस से जोड़ लेते हैं कि कांग्रेस में जो किंग मेकर है वो मजबूत था, न कि राजा। राजा का मतलब है प्रधानमंत्री। और यहाँ पे वर्तमान में देखेंगे जो मोदी सरकार है उसमें राजा भी मजबूत है, ठीक, और किंग मेकर जो है उसके वो भी मजबूत है। इसकी वजह से दोनों में कहीं ना कहीं शक्ति संतुलन स्थापित है। मंत्री वसुदेव कर्ण इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने स्वयं राजा की हत्या कर दी और कर्ण वंश की स्थापना की। यदि राजा ने अपने मंत्री से की सुरक्षा न हो सके तो यह केंद्रीय सत्ता के पूर्ण पतन का प्रमाण माना जाता है। राज परिवार के भीतर उत्तराधिकार संघर्ष, ये भी एक बड़ा कारण है कि उत्तराधिकार संघर्ष होता रहे। अभी वर्तमान कुछ से समझ लेते हैं कि कांग्रेस में उत्तराधिकार युद्ध नहीं है, ठीक है, और जो बीजेपी है उसमें भी उत्तराधिकार युद्ध नहीं है, जिसकी वजह से दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं चल रही हैं एक दूसरे के साथ अच्छे से। साथ का मतलब यहाँ नहीं कि बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे की समर्थक हो गई हैं, अलग अलग, दोनों में उत्तराधिकार युद्ध नहीं है, इसलिए बराबर नहीं। अगर नरेंद्र मोदी हटने के बाद आप देख लीजिएगा, नरेंद्र मोदी जब हटेंगे तो बीजेपी में एक कहीं ना कहीं सत्ता का खालीपन आएगा। फिर उसी बीजेपी में जो आज इतनी केंद्रीकृत, शक्तिशाली और मजबूत है, कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि इनका पतन कैसे होता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी के बाद कोई दिख वो छवि नहीं दिख रही, वो मजबूत छवि दिख ही नहीं रही है जो बीजेपी को लीड कर सके। कांग्रेस का अभी भी थोड़ा बहुत फ्यूचर है, क्योंकि जब तक राहुल गांधी बूढ़े नहीं हो जाते तब तक कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया चलेगी। लेकिन बीजेपी में नरेंद्र मोदी अपने अंतिम चरण में है, क्योंकि बीजेपी का ये मानना भी है कि वो 75 साल से ऊपर या 70 साल से ऊपर के व्यक्ति को हम प्रधानमंत्री नहीं नियुक्त किए जा सकते, उसको हम किसमें नीति निर्माण की प्रक्रिया में लगा देंगे, या फिर जो संगठन है बीजेपी पार्टी, इसके पार्टी के कार्यों में लगा देंगे, सत्ता में नहीं रहने देंगे। तो एक देखने योग्य होगा या देखने में मजा आएगा कि किस प्रकार से बीजेपी इस चीज को, इस खालीपन को भरती है, किस मंत्री को ऊपर करती है, या कोई नया चेहरा उभर के आता है बीजेपी में जो नरेंद्र मोदी की तरह ही हो और बीजेपी को लीड करे। तुंग राजवंश में उत्तराधिकार की कोई स्पष्ट एवं अस्थायी व्यवस्था विकसित नहीं हो सकी। जबकि किसी शासक की मृत्यु होती है जब भी किसी शासक की मृत्यु होती है तो उत्तराधिकार को के लेकर दरबार में विभिन्न गुट सक्रिय हो जाते हैं।
इस प्रकार के संघर्ष से प्रशासन कमजोर होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये कोई देख लेगा कि हमारे ही, अब मान लेते हैं कि एक परिवार है, उसके आसपास के पड़ोसी हैं, पड़ोसियों को डरा धमका के तब तक रखा जाएगा जब तक हमारे फैमिली में या अच्छे से हो। पड़ोसी उतने कितने भी मजबूत हो, अगर फैमिली अच्छी है तो उतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं हो पाते। लेकिन जैसे ही एक परिवार में गुटबंदी होना शुरू हो जाती है, या जो घर का मुखिया हो वो शक्तिशाली नहीं रह जाता, तो एक दूसरे, एक भाई दूसरे भाई से, एक बहन दूसरे बहन से, एक चाचा दूसरे चाचा से, चाचा भतीजा, ये सब युद्ध होते रहते हैं घर में भी, हर जगह भी। तो क्या होगा, घर की स्थिति कमजोर होगी, और इसका फायदा कौन लेगा? थर्ड पर्सन। तो वही होगा इस समय भी। सेना विभाजित होती है, अधिकारियों की निष्ठा कम हो जाती है, परिणाम स्वरूप राज्य की शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। शुंग काल में भारत में अनेक क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो चुका था। दक्षिण भारत में सातवाहन शक्ति उभर रही थी। उत्तर पश्चिम में यवनों का प्रभाव था। पश्चिमी भारत में स्थानीय शक्तियां मजबूत हो रही थी। इन शक्तियों के कारण शुंग साम्राज्य का प्रभाव क्षेत्र सीमित होता गया। जो साम्राज्य कभी उत्तर भारत का प्रमुख शक्ति केंद्र था, वह धीरे धीरे केवल मगध और उसके आसपास के क्षेत्रों तक सिमटने लगा। स्वाभाविक सी बात है, क्षेत्रीय राज्य धीरे धीरे जो कब्जा किया था वो कहीं ना कहीं स्वतंत्र होते जाएंगे, राजा कमजोर होता गया। तो देवभूति का शासन। देवभूति का शासन। पानी पी लिया जाए। देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक। मौर्य काल का कौन था? बृहद्रथ, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग करने करके शुंग वंश की नींव रखी। अब देवभूत के शासन में देखेंगे, देवभूत की हत्या करके कर्ण ने क्या किया था? कर्ण साम्राज्य ने कब्जा करके नींव रखी। पुराणों के बाद परंपराओं में उसे विलासी, भोगप्रिय और प्रशासन की उपेक्षा करने वाला बताया। उसका अधिकांश समय राजकीय कार्यों की अपेक्षा व्यक्तिगत सुख विलास में व्यतीत होता था। दरबार में अनुशासन समाप्त हो चुका था, प्रशासनिक अधिकारी स्वतंत्र हो गए थे, राजा का प्रभाव घटता जा रहा था। इसी परिस्थिति का लाभ उठाकर मंत्री वासुदेव कर्ण ने षड्यंत्र रचा और वासुदेव देवभूत की हत्या करके क्या किया? कर्ण वंश की नींव रखी। देवभूत की हत्या कैसे हुई ये जान लेते। पुराणों के अनुसार वासुदेव कर्ण ने षड्यंत्र पूर्वक देवभूत की हत्या कर दी। कुछ परंपराओं में उल्लेख मिलता है कि राजा को एक स्त्री के माध्यम से धोखे में रखकर उसकी हत्या करवा दी गई। ये तो परंपरा बहुत पुरानी है, और आज भी अब इसी को नया वर्ड दे दिए हैं कि हनी ट्रैप। यद्यपि घटना का पूर्ण विवरण सभी स्रोतों में समान नहीं है, किंतु इतना निश्चित है कि देवभूत की हत्या हुई। हत्या के पीछे वासुदेव कर्ण था। हत्या के बाद वासुदेव ने स्वयं सत्ता ग्रहण की। इस प्रकार लगभग 73 ईसा पूर्व में शुंग वंश समाप्त हो गया, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कर्ण डायनेस्टी के साथ कर्ण वंश का प्रारंभ होता है। निष्कर्ष में हम देखेंगे, कर्ण वंश के निष्कर्ष में, कि शुंग वंश का पतन केवल देवभूत की विलासिता के कारण नहीं था, वास्तविक कारण थे। स्वाभाविक सी बात है कि कोई इतना विलासी नहीं हो सकता कि कोई मंत्री ही राजा की हत्या कर दे। कई और कारण होंगे, जैसे सैनिक कमजोरी, केंद्रीय सत्ता का विघटन, ठीक है, विदेशी आक्रमण, आर्थिक संकट, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, यानी कि एक तरीके से कहें कि घूसखोरी, जमाखोरी, इस प्रकार का। शक्तिशाली संस्थापक के बाद कमजोर उत्तराधिकारी सबसे बड़ा कारण रहा है। हम मान लेते हैं कंपनी शुरू करते हैं, और हमारा बेटा इतना योग्य हो ही न सके कि वो कंपनी को चला सके जैसे मैं चलाया हूँ, तो क्या होगा? मेरी कंपनी डूब जाएगी। उसी प्रकार से ये साम्राज्य भी डूब गया। केंद्रीय सत्ता का विघटन होने लगा, यानी कि इन्होंने जो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया अपनाई थी, इन्हीं के लिए उल्टा पड़ गया। क्रांति स्वायत्ता का बढ़ना, विदेशी आक्रमणों का दबाव। विदेशी आक्रमण हमने देखा किसने किया था?
हिंद, यवन, तक, पार्थियन। लास्ट में आते हैं कुषाण। प्रशासनिक भ्रष्टाचार, मतलब अब अधिकारी ही इतने भ्रष्ट होने लगे कि घूस घारी लेके प्रशासन में दिलचस्पी ही नहीं दिखा रहे, जिसकी वजह से आंतरिक विद्रोह की ओर राज्य चलता चला गया। इससे क्या होता है, राज्य आंतरिक विद्रोह की ओर बढ़ता चला जाता है तथा अंततः देवभूत की राजनीतिक अक्षमता की वजह से इसकी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? वासुदेव कर्ण के द्वारा। देवभूत की हत्या पतन का कारण नहीं बल्कि परिणाम थी। ठीक है। और वही था बृहद्रथ की हत्या का कारण। हत्या जो था वो पतन का कारण नहीं बल्कि उसकी हत्या क्या था, परिणाम थी। कई दशक पहले प्रारंभ हो चुकी थी। यह कारण है कि वासुदेव कर्ण बिना बड़े युद्ध के सत्ता पर अधिकार करने में सक्षम हो गया। ये रहा है आपका शुंग साम्राज्य के बारे में हमने पढ़ा। कल जो देखेंगे वो होगा, कल की क्लास हम यहाँ से शुरू करेंगे। दो कैटेगरी हमने देखा था मौर्योत्तर काल में। सबसे पहला कैटेगरी देखा था क्षेत्रीय राज्य, फिर हमको देखना है विदेशी राज्य। राजनीतिक संरचना में विदेशी में कौन कौन सबसे प्रमुख है? सबसे पहला आएगा हिंद, यमन, दूसरे शक। ये क्रम नहीं है, मैं एक बात पढ़ाने का तरीका बता रहा हूँ। पार्थियन, कुषाण। इसमें क्षेत्रीय राज्यों में उत्तर उत्तर भारत और दक्षिण भारत। उत्तर भारत में शुंग सबसे प्रमुख है। दक्षिण भारत में सातवाहन सबसे प्रमुख है, और वाकाटक और अन्य कई साम्राज्य हमको देखने के मिलेंगे। जब मौर्योत्तर काल पढ़ लेंगे तो हम थोड़ा सा गैप लेंगे उत्तर भारत की राजनीति और चलेंगे संगम काल में दक्षिण भारत की राजनीति में पीछे, जिसमें हम सबसे प्रमुख रूप से देखेंगे चोल साम्राज्य। ठीक है। पांड्य, चालुक्य, बादामी, इन सब के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है। चोल, चेर, चालुक्य में दो, वातापी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य, इन सभी के बारे में फिर हम चलेंगे पाल साम्राज्य के बारे में पढ़ने। इन सब के बारे में पढ़ने के बाद फिर हम वापस आएंगे कहाँ पे, गुप्त से शुरू करेंगे। तो ये सब था। तो ये था मौर्योत्तर काल की राजनीतिक संरचना। ठीक। ये हमारा हो गया है, ये हमको पढ़ना है। इसके बाद हम आएंगे सातवाहन पे, फिर वाकाटक पे, फिर चलेंगे हिंद, यमन तक, पार्थियन और कुषाण को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है। तो लगभग लगभग अभी एक क्लास, दो क्लास, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15 से 16 क्लास के बाद हम चलेंगे कहाँ पे, संगम काल के इतिहास के बारे में पढ़ने। संगम काल को माना जाता है कि वो दक्षिण भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति के बारे में, धार्मिक स्थिति के बारे में, सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। संगम पड़ा है संगम साहित्य के नाम पे, इस कालखंड को कहते हैं, जिसमें चार प्रमुख राज्य आते हैं। हमने देखा चालुक्य, चेर, चोल और पांड्य। ठीक। तो क्लास को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, और पढ़ते रहिए, कमेंट जरूर करते रहिए।